गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का न्यू नीट में। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता बच्चों, एसबीटीएस का पेपर डिस्कशन मेरे पल्ले का है और आप लोगों को ये बात भी पता है बच्चों, अब पढ़ने का अधिकार सबको है और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको है। तो हमारे प्री सर का जो मिशन है उसको लेकर आप लोग आगे बढ़िए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, डॉक्टर बनिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, न्यूलाइट का नाम रोशन करिए, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करिए, अपने दोस्तों का नाम रोशन करिए और बढ़ते रहिए बच्चों। तो पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। तो और बहुत ही प्यारा बच्चों और न्यारा पेपर है। तो ये देखिए बच्चों, द मास ऑफ द लिफ्ट इज, तो बच्चों लिफ्ट का मास दे रखा हुआ है। तो लिफ्ट का मास बच्चों दे रखा हुआ है 2000 किलो। तो 2000 kg लिफ्ट का मास दे रखा हुआ है। तो mg लगेगा बच्चों 2000 इंटू 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन टेंशन इन द सस्पेंडेड केबल इज 28,000 न्यूटन देन एक्सेलेरेशन। तो बच्चों जो ऊपर केबल लगी हुई है वो कम से कम बच्चों कितना टेंशन बियर कर सकती है, 28,000 न्यूटन। और बच्चों जब ये एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों तो सूडो लगेगा नीचे की तरफ। तो सूडो कितना लगेगा बच्चों, ma। तो मास कितना दे रखा 2000। तो लिख सकते हैं बच्चों दैट इज 2000 इंटू, और g कितना बेटा 10 प्लस a बराबर बच्चों टेंशन कितना बेटा 28,000। तो बच्चों यहाँ से एक जीरो खत्म, 2 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो 3 जीरो खत्म हो गए बच्चों। यहाँ से आ गया बच्चों आंसर दैट इज 20 प्लस 2a बराबर बच्चों 28। और यहाँ से बच्चों 2a बराबर 28 माइनस 20। यहाँ से बच्चों आ गया दैट इज 2a बराबर 8। और यहाँ से बच्चों a बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। और ये एक आसान सवाल था जिसका सही जवाब होगा बच्चों दूसरा जवाब। और बहुत ही आसान पेपर बच्चों, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। एनएलएम का पेपर है बच्चों। A block of mass m is resting on a smooth horizontal surface। तो बच्चों जैसा कि बोला गया है block of mass m is resting on a smooth horizontal surface। तो ये ब्लॉक रखा गया है हॉरिजेंटल सरफेस पे। चलो आगे देख लेते हैं क्या बोलता है सवाल। तो वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रूप a block of mass m, तो जिसका बच्चों मास m है, ठीक है, वन एंड a uniform rope of mass m/3 fixed to the block। तो बच्चों एक रोप बांध दी जाती है जिसका मास है बच्चों m/3, ठीक है, m/3 which is pulled in horizontal direction by applying a force F। तो स्मूथ सरफेस है बच्चों तो फ्रिक्शन का कोई रोल है नहीं। देन टेंशन एट द मिडिल ऑफ द रोप बच्चों। तो पहले निकालते कॉमन एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। तो कॉमन एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा, मान लेते हैं एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा तो a बराबर बच्चों होगा दैट इज F/m। तो बच्चों अगर हम बात करें तो m प्लस m/3 दैट इज, तो यहाँ पर देख लो टोटल मास। तो मास की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों m प्लस m/3, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों तो 4m/3। क्या ये बात क्लियर है गाइस? तो 4m/3, तो a बराबर F/m, तो 4m/3। तो एक्सेलेरेशन ऑफ कॉमन सिस्टम आ गया बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, अब जहाँ से बच्चों मिड पूछा है, मिडिल ऑफ द रोप है बच्चों, तो मिडिल ऑफ द रोप पे है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जहां पर तुम्हें पूछा जाए, जहां पर भी बच्चों तुमसे पूछा जाए कि हमको टेंशन बता दो बच्चों, तो वहीं से ब्लॉक सिस्टम को ब्रेक कर देना। तो मैं भी वही करता हूं बच्चों। ये था m, तो आधा पूरे का मास है बच्चों m/3, तो आधे का मास कितना होगा m/6। तो अगर हम बात करें अब इस पोर्शन का मास कितना है, दैट इज m प्लस m/6। तो यहाँ जाएगा बच्चों दैट इज 7m/6। और इसको चला कौन रहा होगा बच्चों, टेंशन। तो लिख दो बस। तो T बराबर मास ऑफ मूविंग ब्लॉक, तो कितना मूव कर रहा है 7m/6। तो 7m/6 और इंटू बेटा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा दैट इज F इंटू m/4m। तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो m से 7m/6, तो बच्चों m से m कैंसिल हो गया, 2m हो गए, ये हटा दो इसको, एक को m से m कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू m इंटू ए। तो हमें लिखना बच्चों दैट इज t बराबर मास ऑफ मूविंग ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना बच्चों दैट इज 7m/6 और इंटू एक्सेलरेशन कितना बेटा दैट इज 4f/m।
वहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें तो 1m ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 4m/3 तो 3 ऊपर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों दैट इज़ 3f/4m। तो m से m कैंसिल बच्चों, और ये आ जाएगा 3 2 जा, ये आ जाएगा t बराबर आ जाएगा दैट इज़ 7f/8। ध्यान देना बच्चों, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। तो t बराबर बच्चों आ गया हमारे पास में, t बराबर आ जाएगा बच्चों 7f/8। क्या आ रहा है? बिल्कुल सही जवाब है बच्चों 7f/8, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखते हैं बच्चों। तो अ रोप ऑफ मास 5m बच्चों, तो एक रोप है बच्चों जिसका मास है 5m, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसका मास है बच्चों 5m। ठीक है, इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो बच्चों इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, इज अप्लाइड टू वन ऑफ इट्स एंड, दैट फाइंड द टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर ऑफ दिस एंड। तो बच्चों यहाँ से 1 मीटर पे तुम्हें टेंशन निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे बच्चों। तो अगर हम कॉमन एक्सीलरेशन निकालेंगे तो a बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज f कितना है 5 और डिवाइड बाय बच्चों 5m। तो बच्चों एक्सेलेरेशन आ जाएगा 1/m। क्या ये बात क्लियर है? और बच्चों जहां पर भी स्ट्रिंग बीच मास वाली स्ट्रिंग का सवाल जब भी आए तो बच्चों करो क्या, जहां से पूछा जाए वहीं से उसको तोड़ दो। तो यहीं से बच्चों इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो 5 मीटर बच्चों मास है 5m, तो 4 मीटर पे कितना होगा बेटा 4m। ठीक है, और इसको चला कौन होगा टेंशन, तो t बराबर मास ऑफ मूविंग ब्लॉक कितना 4m और इंटू एक्सेलेरेशन कितना बेटा 1/m। तो ये कैंसिल तो t बराबर बच्चों आ गया 4 न्यूटन। टेंशन आ गई बच्चों 4 न्यूटन, और ऑप्शन मैच कराते हैं बच्चों, 1 न्यूटन नहीं, 3 न्यूटन नहीं, 4 न्यूटन सही, 5 न्यूटन नहीं। तो एक अच्छा सवाल था बच्चों जिसे आपने करना था, SBTS का पेपर है बच्चों, आप लोग करते रहिए, बढ़ते रहिए। तो बच्चों अब देखो ये बांदर वाला सवाल आ गया बच्चों। तो सवाल क्या कह रहा है बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल है। तो अगर हम बात करें तो बच्चों एक रस्सी है, ठीक है, तो अ मंकी ऑफ मास, तो एक बांदर है बच्चों, बांदर मास 20 kg, तो 20 किलो बेटा इसका मास है 20 kg, तो इस पे 200 न्यूटन बच्चों नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, फ्रॉम वर्टिकल द रोप इज नॉट ब्रेक इफ द मास 25 kg सस्पेंडेड, बट ब्रेक इफ मास इज ग्रेटर देन 25 kg। तो बच्चों अगर हम बात करें, यही दूसरा केस यहाँ बना लेते हैं, अगर इस मंकी का मास बच्चों 25 किलो होता तो नीचे की तरफ 250 न्यूटन फोर्स लगता। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें, अब जब ये ऊपर जाएगा एक्सेलेरेशन से, तो बच्चों अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ लगेगा सूडो और ऊपर लगेगा TMA। तो यहाँ से 200 न्यूटन तो वेट है बच्चों, और 25 न्यूटन और बियर कर सकती है, तो 50 का बच्चों सूडो लग सकता है इसमें, सूडो लगा दो। दैट इज बहुत ही प्यारा सवाल बच्चों। 50 बराबर मास ऑफ मूविंग ब्लॉक 25 किलो और इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो A बराबर 25 2 20 मास ऑफ मूविंग ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बच्चों 20 किलो है, 25 किलो नहीं। तो 50 इंटू 50 बराबर मंकी का मास कितना 20 किलो है इंटू एक्सेलरेशन। बच्चों ये खत्म, ये खत्म, तो A बराबर जाएगा दैट इज 5/2। तो यहाँ से बच्चों A बराबर आ जाएगा दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों बहुत ही प्यारा तरीका है करना। यह बच्चों जितना अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा सूडो लगे नीचे की तरफ, नीचे मतलब वेट बढ़ेगा, और पहले 200 न्यूटन तो पहले से उसने खा लिया, बचा कितना 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का सूडो लग सकता है, 50 बराबर m इंटू ए कर क्लियर कर दिया बच्चों। दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 नॉट 2 इज करेक्ट, 3 इज रॉन्ग, 4 ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा भैया, n नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ मास m impeding elastically in each second on the surface with velocity u, इलास्टिकली बच्चों गिर रही, फोर्स एक्सर्टेड। तो बच्चों अपन को पता है दैट इज डेल्टा P बराबर I बराबर F एवरेज इंटू T। ठीक है, तो पूछा है बच्चों इलास्टिकली गिर रही, तो इसका क्या मतलब है बच्चों, जितनी वेलोसिटी से आ रही होंगी
उतनी वेलोसिटी से वापस जा रही होंगी। अगर बच्चों u वेलोसिटी से आ रही होगी तो u वेलोसिटी से वापस जा रही होगी। मास इनका m है ही बच्चों, तो पहले चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो बच्चों दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो बच्चों फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, m इंटू यू और माइनस ऑफ माइनस प्लस m इंटू यू। तो डेल्टा p बराबर आ गया हमारे पास बच्चों m इंटू यू, और कितने नंबर ऑफ बॉल गिरनी पर सेकेंड, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना n है, ठीक है, 2m इंटू एन 2mu(n), ठीक है। और अगर टाइम एफ फोर्स पूछा जाएगा तो बच्चों डेल्टा p बाई टी, तो t बराबर कितना है 1 सेकेंड, तो 2mu इंटू एन। मैच करा लो बच्चों, आंसर क्या आएगा, दैट इज मेरे ख्याल से सेकेंड ऑप्शन, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। अब बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 वाला सवाल बच्चों एक बहुत ही प्यारा सवाल है, और देखिए आप लोग, मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं बच्चों। तो सवाल में क्या पूछा गया है, तो सवाल बच्चों क्या पूछा गया ज़रा देखो ध्यान से। तो इसमें 2 केस हैं बच्चों, ठीक। अ बॉल ऑफ मास m, ठीक है, अ बॉल ऑफ मास m इट डिसेंडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a इज लेस देन g। तो बच्चों ये नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ बच्चों फोर्स लग रहा होगा mg। अब इसका एक्सेलरेशन कम क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिसे एयर फ्रिक्शन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो इट स्टार्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन a। तो कितना मास इसमें से बच्चों घटा दें ताकि ये, पहले मास था m, मान लेते हैं m1 घटा दिया बच्चों इसमें से, बाइंड फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ लगेगा बच्चों, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों दैट इज, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बच्चों mg नीचे की तरफ लगेगा, तो कितना लगेगा बच्चों, दैट इज m माइनस m1 इंटू जी, और a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, तो पहले बॉल पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहले केस में इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों, दैट इज mg माइनस का b बराबर बच्चों m इंटू ए। और दूसरे वाले पे इक्वेशन क्या बनाएंगे बच्चों, ऊपर की तरफ जा रहा है तो b माइनस का m माइनस m1 g बराबर बच्चों मास ऑफ मूविंग ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है m माइनस m1 और इंटू बेटा a, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बच्चों mg माइनस का b बराबर m इंटू ए, ठीक है, और जगह b माइनस का m माइनस m1 इंटू जी बराबर m माइनस m1 इंटू बेटा a। तो बच्चों ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ गया दैट इज़ mg, और ये बच्चों माइनस का mg, और ये बच्चों आ जाएगा था प्लस का m1g बराबर बच्चों यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ ma, और प्लस का बच्चों ma और माइनस का m1a। देखो दोनों इक्वेशन को बच्चों जोड़ दिया, इधर ma था इधर भी ma हो गया, ma में जुड़ गया बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज़ m1g बराबर 2 टाइम्स ऑफ m इंटू ए माइनस का m1a। ये बच्चों ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों तो रिमूव मास कितना बच्चों, मान लेते हैं m1 इसमें से घटा दिया था, ठीक है, तो m1 घटा दिया तो क्या बचेगा, बट m1g प्लस का m1a बराबर 2 टाइम्स ऑफ m इंटू ए। तो बच्चों m1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा दैट इज़ 2m इंटू ए डिवाइड बाई, ये आ जाएगा बेटा g प्लस ए। तो देख लो 2m इंटू ए डिवाइड बाई जी प्लस ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक छोटा सा बच्चों अभी देख लो इतना, ठीक है, लेकिन खेल बच्चों इसमें मैं कर सकता हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, two masses of 4 kg and 5 kg are connected by the string passing through a frictionless pulley and kept on frictionless table as shown figure। तो बच्चों
इस पर अगर नीचे की तरफ बात करें तो बच्चों 50 न्यूटन लगेगा, इस पर टेंशन इधर लगेगी, इस पर टेंशन इधर टी, और इस पर टेंशन इधर टी, और इस पर टेंशन इधर टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द एक्सेलेरेशन, तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों एक फोर्स लगेगा 40 न्यूटन का, और ऊपर की तरफ बच्चों इस पर नॉर्मल। तो बच्चों इसको खींच कौन रहा, 50 kg, कोई रोक नहीं रहा। तो बच्चों ट्रिक लगा देते हैं, ए बराबर नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास ड्रिवन। तो 50 न्यूटन बच्चों इसको खींच रहा है, डिवाइड बाय टोटल मास कितना बच्चों, 5 और 4 कितना बेटा, 9। ठीक है, तो 5 और सॉरी टोटल मास कितना हो जाएगा, 5 और 9। तो ए बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 50/9। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 9 5 54। तो बच्चों यही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज़ 5.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन बच्चों। ठीक है, बहुत ही प्यारा पेपर है बच्चों, और आप लोग बहुत ही मेहनत से बच्चों सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लिए बच्चों बेनिफिशियल हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लॉक shown in figure diagram that are being pulled by a constant force on frictionless table। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें ऑल ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलेरेशन, तो बच्चों सबका एक्सेलेरेशन सेम ही आएगा। तो ए बराबर आएगा दैट इज F/10, 3 3 4 तो 3 3 6, तो F/6 आ जाएगा। तो सारे ऐसे के सारे ब्लॉक बच्चों एक एक्सेलेरेशन से इधर चल रहे होंगे। तो स्टेटमेंट 1 बच्चों ट्रू है। लेकिन बच्चों नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज सेम, तो बच्चों सारे ब्लॉक पे नेट फोर्स सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबका मास अलग अलग है। एफ नेट एक्सेलेरेशन तो सेम है, एफ नेट बराबर बच्चों m इंटू ए। तो बच्चों एक्सेलेरेशन सबका सेम है, ठीक है, तो मास सबके अलग अलग है, तो नेट फोर्स भी सब पे अलग अलग होगा। सीधी सी बात है बच्चों। तो अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इज करेक्ट, तो बच्चों ओनली ए करेक्ट, बी गलत बात, ये भी गलत बात और ये भी गलत बात बच्चों। तो एक आसान सवाल था बच्चों आपकी झोली में आता हुआ और आप उसको निपटाते हुए। और बच्चों ये ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg हेल्ड ऑन बाय द स्ट्रिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन द नेट टेंशन, तो बच्चों पूछी गई है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो निकाल लेते हैं बच्चों, यहाँ से 150 न्यूटन इधर लगेगा बच्चों, इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा बच्चों, और इस पे टेंशन इधर लगेगी, और ये बच्चों एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा दैट इज 150 cos 30, और ये बच्चों आ जाएगा दैट इज 150 sin 30। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी है, तो टी बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 150 sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी बेटा 1/2। तो बच्चों टेंशन आ जाएगी 150 इंटू 1/2 बराबर बच्चों 75 न्यूटन, 75 का डबल 150। तो 75 आंसर है बच्चों। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ वाई डायरेक्शन में देखें तो ऊपर की तरफ बच्चों है, नीचे की तरफ लग रहा था 150 cos 30, और cos 30 बराबर sin 60, तो आ जाएगा बच्चों 75√3। वैल्यू तो रखो cos 30 √3/2। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। ठीक है, अ ब्लॉक इज lying static on a floor, the maximum value of static friction। तो बच्चों एक ब्लॉक है बच्चों, वो फ्लोर पर स्टैटिक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बच्चों दे रखी है कितनी, एफ मैक्स बराबर दे रखा हुआ है एफ मैक्स या लिमिटिंग वैल्यू, तो एफ मैक्स बच्चों दे रखा हुआ है 10, ठीक है, और उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं बच्चों 8 न्यूटन का। तो ब्लॉक चलेगा बच्चों, नहीं चलेगा। तो एक्सेलेरेशन अगर 0 है तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, और यहाँ पर देखो बच्चों एक्सेलेरेशन अगर 0 है तो फ्रिक्शन क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी कहेगा मैं भी बच्चों 8 ही न्यूटन का फोर्स लगा के ब्लॉक को रोक लेता हूँ, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम है बच्चों सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। और ये अपनी वैल्यू एडजस्ट करता है बच्चों कहाँ से, 0 to म्यू इंटू एन, और बच्चों 0 to लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, कहाँ से लिमिटिंग वैल्यू तक एडजस्ट करता है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर। तो तुम्हें पता है ना ही 2 होगा, ना ही 18 होगा, 8 होगा, 10 भी नहीं होगा। तो बच्चों सही जवाब थर्ड ऑप्शन बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन में देखो बच्चों, व्हेन ब्लॉक इज नॉट मूविंग
then friction force is equal to external force. If block is moving then friction force is equal to maximum value limiting value, ठीक है, या म्यू एस इंटू एन. म्यू एस क्या बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट. क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ वेट W, तो बच्चों एक ब्लॉक ऑफ वेट W, ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ वेट बच्चों W, ठीक, तो इज हेल्ड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल. तो बच्चों ये वर्टिकल वॉल से है ऐसे, ठीक है, इसका वेट बच्चों W है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. वर्टिकल बाय अप्लाइंग हॉरिजेंटल फोर्स F, बाय अप्लाइंग हॉरिजेंटल फोर्स F, ठीक है, तो ये बच्चों नॉर्मल लगेगा और नॉर्मल की वैल्यू F के बराबर होगी, N बराबर F, ठीक है. द मिनिमम वैल्यू ऑफ F नीडेड टू होल्ड द ब्लॉक. बच्चों तो मिनिमम वैल्यू ऑफ F, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? होल्ड करना है, तो बच्चों फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन W बच्चों, ठीक है. फ्रिक्शन की वैल्यू, तो फ्रिक्शन कितना होगा बेटा? दैट इज म्यू इंटू एन. एन क्या है बेटा? F के बराबर, तो W बच्चों, तो F बराबर F इज ग्रेटर देन म्यू बाई W बाई म्यू बच्चों. तो बच्चों अगर हम बात करें F इज़ ऑलवेज लेस देन 1 बच्चों, तो F इज़ ऑलवेज लेस देन 1 बच्चों. तो अगर हम बात करेंगे तो इसकी ये 1 से छोटा आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों. मान लेते हैं म्यू बराबर बच्चों दे रखा था 0.5. म्यू इज़ ऑलवेज लेस देन 1 बच्चों, म्यू इज़ ऑलवेज लेस देन. तो अगर हम बात करें तो F इज़ ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? दैट इज़ W बाई 0.5. तो यहाँ से आ जाएगा F मस्ट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ W. तो मतलब जो फोर्स की वैल्यू होगी वो W से बड़ी होनी चाहिए. प्रैक्टिकली बच्चों, थ्योरेटिकली कुछ भी हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकली म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है, थ्योरेटिकली अपन वैल्यू म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है ना. तो F मस्ट बी ग्रेटर देन W. क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 कंप्लीटेड. 12 तो अगर हम बात करें PT रिलेशन ऑफ एडियाबैटिक बच्चों, तो एडियाबैटिक अगर हम बात करें तो गैस इक्वेशन क्या है बच्चों? सभी को पता है बच्चों, दैट इज PV इज इक्वल टू बच्चों nRT, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों दैट इज PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से बच्चों V को रिप्लेस करते हैं, तो V बराबर आ जाएगा बच्चों दैट इज nRT बाई P, ठीक है, nRT बाई P. तो P इंटू V की जगह पुट करते हैं बच्चों, दैट इज nRT बाई P की पावर बच्चों गामा बराबर कांस्टेंट. तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा दैट इज P और इंटू 1 बाई P की पावर गामा और इंटू बेटा T की पावर गामा. और बच्चों ये जो आएगा कांस्टेंट, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया कांस्टेंट बन जाएगा बच्चों. तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा सजो के लिखूँगा तो बन जाएगा दैट इज P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट. तो P की पावर गामा इंटू T की पावर 1 माइनस गामा. तो बच्चों हमें दिख रहा है P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट. तो फोर्थ ऑप्शन बच्चों. तो इस वजह से बच्चों 12th का जो होगा 4th होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अच्छा सवाल है बच्चों. तो यहाँ से देखो BD समझो बच्चों. In the figure given system is in equilibrium, the maximum value of W can have if the friction force on the 40 Newton cannot be exceed 12 Newton. तो बच्चों 40 न्यूटन में बच्चों 12 न्यूटन से फोर्स ज़्यादा नहीं बढ़ सकता. तो स्ट्रिंग बच्चों एक थी, इस पर मान लिया टेंशन T थी, इस पर टेंशन T थी बच्चों. ये स्ट्रिंग अलग थी बच्चों, इस पर टेंशन मैंने मान लिया T1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं. तो इस पर टेंशन हमने मान लिया बच्चों T1. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं तो 30 डिग्री आ जाएगी. तो T की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आएगी? यहाँ से अगर हम बात करें तो T बराबर बच्चों 12 आ गया. क्या ये बात क्लियर है? और अगर हम बात करें तो T1 के दो कंपोनेंट, तो बच्चों दैट इज़ T1 cos 30 इधर आ जाएगा बच्चों, इधर आएगा T1 sin 30, ठीक है. तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, T पता ही है. तो अगर हम बात करेंगे बच्चों T1 cos 30, इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों नेट फोर्स 0 है. तो एक्स और वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को ब्रेक करते हैं,
वाई वाले वाई से बराबर करते हैं, एक्स वाले एक्स वाले से बराबर कर देते हैं। तो T1 cos 30 बराबर बच्चों 12। तो यहाँ cos 30 की वैल्यू बेटा दैट इज़ √3/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, तो T1 बराबर जाएगा बच्चों 24/√3। अब T1 की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं बच्चों वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा था T1, तो T1 की वैल्यू कितनी है 24/√3 और sin 30, तो sin 30 यहाँ से बच्चों आ गया sin 30 और बराबर बच्चों किसके आ जाएगा W के, ठीक है। तो W की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। तो sin 30 बच्चों आ जाएगा 12/√3 बराबर बच्चों W। तो 12/√3, तो 12 कितना है बच्चों, मतलब मान लेते हैं 12 × 1.7 बराबर बच्चों W। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 102। तो बच्चों ऑलमोस्ट 7 के आसपास आएगा आंसर। तो ये हिसाब से मेरे हिसाब से 2 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये भी दूर है, ऑप्शन के बीच में गैप है बच्चों अच्छा खासा, तो निकाल सकते हैं W की वैल्यू इतनी होगी। इसमें बच्चों फोर्सेस को केवल बैलेंस करना था, ठीक है। एक अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों। अगर ये सवाल आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाए हैं तो बच्चों कोई बात नहीं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस विद वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस आर गिवन। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब बच्चों उसका जो इक्वेशन है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन y वर्सेस x का रिलेशन दे रखा है। y बराबर बच्चों दैट इज़ कुछ इस तरीके से रखा हुआ है बच्चों, ये मैंने ऐसा बना दिया है, ठीक है। ये कुछ कर्व टाइप का बनेगा, ठीक है। तो दे रखा है बच्चों दैट इज़ x³/6 बच्चों। तो तुम्हें पता है बच्चों x³/6। आगे क्या पूछ रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड विच कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। तो बच्चों अगर हम बात करें तो बच्चों हमें पता है म्यू बराबर होता है बच्चों tan थीटा, और tan थीटा बराबर बच्चों dy/dx। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, दैट इज dy/dx बराबर बच्चों 3x²/6। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों तो 3x²/2। और बच्चों उधर अगर हम बात करें, यही बच्चों दे रखा है म्यू, तो म्यू कितना दे रखा है 0.5। तो 0.5 बराबर बच्चों x²/2। तो x²/2, तो x² बराबर दैट इज 0.5 इंटू बेटा 2, तो x बराबर बच्चों आ जाएगा +-1। तो x बराबर +-1, तो बच्चों ऊपर लेके जा रहे हैं तो प्लस वैल्यू पुट करेंगे, y के x की वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर 1, तो y कितना है बच्चों दैट इज़ 1³/6 और 1/6। बहुत ही प्यारा सवाल बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल। यही एक पूरे पेपर का एक सवाल बच्चों, एक बलून वाला और दूसरा ये, ठीक है। ये दोनों सवाल अच्छे हैं। तो अगला सवाल बच्चों, व्हेन बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक। स्टैटिक तो रुका हुआ, लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू, रोलिंग का कोई केस ही नहीं बच्चों, तो डायनेमिक फ्रिक्शन या बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन या बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 16, अ बॉडी ऑफ मास m। ये बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, एक और प्यारा सवाल। तो बच्चों अ बॉडी ऑफ मास m टेक टाइम t। तो बच्चों अ बॉडी ऑफ मास m टेक टाइम t ऑन हॉरिजेंटल ग्राउंड। तो बच्चों ये एक बच्चों ये तुमने मैंने मान लिया एक सरफेस थी बच्चों, इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है। अ बॉडी टेक टाइम टू इंक्लाइन प्लेन एट एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। तो इफ़ द मेड रफ, तो रफ, तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, मैं समझ गया, अब तुमको समझाता हूँ। तो पूछ रहा है बच्चों कि ये मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी बेटा s है और दोनों इंक्लाइन प्लेन सेम है। तो जब कोई ब्लॉक बेटा इस सरफेस से आता है ना, तो जब इस सरफेस से आता है तो टाइम लगता है बच्चों t, और यहाँ पर जब कोई फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों म्यू बराबर 0 और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। तो मैं तुमको बच्चों
अब चाहो तो आप निकाल भी सकते हो बच्चों। तो एक्सेलेरेशन, तो बच्चों जब स्मूथ सरफेस पे कोई ब्लॉक आता है तो उसका एक्सेलेरेशन आएगा बच्चों दैट इज जी साइन थीटा। और बच्चों जब रफ सरफेस पे कोई ब्लॉक आएगा बच्चों तो जी साइन थीटा से तो आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको फ्रिक्शन रोकेगा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा से। बस इतना याद रखो बच्चों, रफ सरफेस है तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, इफेक्टिव एक्सेलेरेशन आएगा दैट इज जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। और अगर स्मूथ सरफेस है तो एक्सेलेरेशन आएगा बच्चों जी साइन थीटा। मैं उसको एबीडी ड्रॉ करके इक्वेशन बना के बच्चों निकाल भी सकता हूँ, इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है ना। देखो भैया उसका मास है एम मास मान लेना, तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए, तो ए बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एस बराबर बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 दैट इज हाफ ऑफ ए कितना बेटा जी साइन थीटा और बराबर टी स्क्वायर बच्चों। अब यही डिस्टेंस कवर करने में उसको समय लगता है t2, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा दैट इज जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा और बच्चों इंटू 2t स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो डिस्टेंसेस तो दोनों बराबर थी बच्चों, तो बराबर कर देते हैं दैट इज हाफ ऑफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर बराबर बच्चों हाफ ऑफ जी कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा दैट इज साइन थीटा और ये आ जाएगा माइनस का म्यू कॉस थीटा इंटू बेटा 4t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल बच्चों। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बच्चों आ गया साइन थीटा बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन थीटा और ये आ जाएगा माइनस का 4 टाइम्स ऑफ म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो 4 आ गया बच्चों, तो इधर इसको ले आते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों दैट इज 4 म्यू कॉस थीटा बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 4 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों दैट इज 4 म्यू कॉस थीटा बराबर बच्चों दैट इज 3 साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 4 कॉस थीटा से, तो बच्चों आ जाएगा दैट इज म्यू बराबर 3/4 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है, तो 3/4 बच्चों टैन थीटा, 3/4 टैन थीटा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। ये भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। और इसको आसानी से अटेम्प्ट करने का तरीका बच्चों आप इतना याद कर लो कि जब स्मूथ सरफेस पे आएगा तो जी साइन थीटा, रफ सरफेस पे आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो म्यू जी कॉस थीटा बच्चों बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन अ bicycle is in motion, the force of friction exerted by the ground on the wheel is always in forward। बच्चों जब अपन एफर्ट लगाते हैं तो बच्चों जब एफर्ट लगाते हैं तो अगर हम बात करें व्हेन वी अप्लाइंग एफर्ट, तो जब बच्चों एफर्ट लगाते हैं तो ग्राउंड को खींचते पीछे की तरफ बच्चों और फ्रिक्शन लगता है ग्राउंड के कारण टायर पे आगे की तरफ। ठीक है, और जब बच्चों एफर्ट नहीं लगाते हैं तब क्या होता है, तब धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती है, तो मतलब तब फ्रिक्शन की डायरेक्शन बच्चों होती है पीछे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन बच्चों हमारा जो है वो गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की बात करें द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ओनली व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो बच्चों मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन। पहले में बच्चों क्या है, इफ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू द रीजन इज नॉट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन तो बच्चों ये तो बेसिक वही है अपना, पहले वाले में बच्चों दोनों ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बच्चों दूसरे में बच्चों दोनों ट्रू। ठीक है, तीसरे में बच्चों असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स बच्चों, और इसमें फोर्थ में बच्चों असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। तो 17 का बच्चों फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगर हम बात करें
द स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, जैसा कि मैंने बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको डिस्कशन में कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स बच्चों, तो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन की बात करें, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, तो ये भी बच्चों अगर हम बात करें तो दोनों सही है, ठीक है। असर्शन फोर्स, तो यहाँ से अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स, तो बच्चों फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मास, तो बच्चों असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है बच्चों। तो इस हिसाब से बच्चों बात करें तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो बच्चों, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन, इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो इज जीरो देन एक्सेलेरेशन इज जीरो, बच्चों ट्रू स्टेटमेंट। अगर बच्चों किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है तो मतलब बच्चों m इंटू ए बराबर जीरो, तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा बच्चों, फोर्स तो मास तो जीरो नहीं सकता है। एक्सेलेरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द फोर्स, बच्चों एक्सेलेरेशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स, तो दिस इज बच्चों पहला गलत है बच्चों, दूसरा सही है, ठीक है। इफ नेट फोर्स इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन एक्सेलेरेशन इज जीरो, ठीक है बच्चों, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सेलेरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द फोर्स, तो बच्चों डज नॉट डिपेंड ऑन द फोर्स, तो बच्चों असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम बात करें असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो बच्चों 19 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूटिलाइज इन टू वेज, इट वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डी यू, दिस इज इंटरनल एनर्जी बच्चों। तो मैच करा लेते हैं, और यहाँ से बच्चों सीधे नहीं मिल रहा है, तो डी क्यू इज इक्वल टू बच्चों दैट इज डी डब्ल्यू को बच्चों लिखते हैं दैट इज पी डेल्टा वी और प्लस का डी यू। तो अब आपको दिख जाएगा बच्चों, मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन सही है। ये नहीं होता डी क्यू बराबर डी यू प्लस इंटू नहीं होता बच्चों, यहाँ पर डी यू पी कहाँ से आ गया, पी बाहर ले लिया, अलग अलग लिखे हुए हैं बच्चों बतेरे से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 20 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 21, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स, तो बच्चों U बराबर बच्चों दैट इज हाफ ऑफ एफ एन आर टी, तो बच्चों U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इफ टेम्परेचर इज ज़्यादा तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा बच्चों। तो बच्चों ना ही स्पेसिफिक वॉल्यूम पे, ना ही प्रेशर पे, ना ही डेंसिटी पे बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो यहाँ से बच्चों अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बच्चों देख लेते हैं। आइसो मतलब बच्चों सेम, तो आइसो मतलब सेम, थर्म वर्ड यूज होता है टेम्परेचर के लिए, तो डेल्टा टी बराबर जीरो, बिल्कुल सही बात। फॉर आइसो कोरिक, तो कोर वर्ड यूज होता है बच्चों वॉल्यूम के लिए, तो डेल्टा वी बराबर जीरो, सही स्टेटमेंट। आइसोबेरिक, तो आइसोबेरिक में बच्चों बार होती है प्रेशर की यूनिट, तो अगर हम बात करें तो डेल्टा पी बराबर जीरो। और इन साइक्लिक प्रोसेस, तो इन साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों वर्क डन नहीं, साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों डेल्टा यू बराबर जीरो होता है, क्योंकि बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टेट फंक्शन है और टेम्परेचर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ टेम्परेचर पे बच्चों डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे जिस पे टेम्परेचर डिपेंड करता है। वर्क डन बच्चों पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जीरो नहीं होता है, ठीक है। या तो फिर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, और क्लॉकवाइज तो बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, द इंटरनल एनर्जी यू इज ए यूनिक फंक्शन ऑफ एनी स्टेट बिकॉज चेंज इन यू, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी यू इज यूनिक एंड फंक्शन ऑफ एनी स्टेट बिकॉज चेंज इन यू, तो चेंज इन बच्चों यू किस पे डिपेंड करता है, तो अगर हम बात करें डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ बच्चों, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बच्चों, नन ऑफ दिस, तो बच्चों पाथ डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो बच्चों इस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड है, जिसमें तीनों थर्ड ऑप्शन सही होगा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही होने की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से बच्चों थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट बच्चों,
तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन करते हैं बच्चों, दैट इज पीवीटी। दीज आर कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बच्चों, है ना, ये थर्मोडायनेमिक स्टेट्स। और बच्चों अगर हम बात करें इनके बीच में जो रिलेशन होते हैं, दैट दीज कॉल द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो बच्चों पीवीटी आर नहीं है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 और एक अच्छा सवाल है बच्चों, छोटा सा। द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज 35 जूल। तो बच्चों हीट गिवन टू द सिस्टम तो प्लस हो जाएगा बच्चों 35 जूल, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 15 जूल। तो ऑन द सिस्टम है बच्चों, तो कंप्रेशन हुआ है तो -15 जूल बच्चों, ठीक है। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो Q बराबर बच्चों दैट इज W प्लस U। तो Q कितना बेटा 35 जूल है, और यहाँ से अगर हम W की बात करें तो -15 है। तो U बराबर बच्चों इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, दैट इज डेल्टा U बराबर बच्चों 35 प्लस 15 बराबर बच्चों U बराबर बच्चों 50। और अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव है, दैट मीन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बच्चों इंक्रीज़ किया है। तो ये बच्चों मेरे 25 सवाल हुए और अच्छे सवाल थे, 2-3 सवाल बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे सवाल थे बच्चों, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं, 1-2 बार में प्रिपेयर बच्चों ये चीज़ बना लीजिए कि आपसे 1-2 बार में कोई भी सवाल नहीं निकल रहा है तो आप उसको बच्चों लीव आउट कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और इसके बाद में बच्चों हमारे यंग एंड डायनेमिक हमारे मित्र और रोहित सर इसके आगे डिस्कशन करेंगे, दैट इज 26 to 50। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ बच्चों, जय हिंद। अभी आपने एसबीटीएस का जो पेपर सोल्यूशन था 1 से 25, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 सीपी सर ने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं इसके आगे आपको क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 आपका लिखा हुआ है द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ अ परफेक्ट गैस एट नॉर्मल प्रेशर। तो आपने पढ़ा होगा कि जो बल्क मॉडुलस होता है आपका, जो बल्क मॉडुलस होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। बल्क मॉडुलस आपका आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस परफेक्ट गैस का किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। और आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज इन अ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन। तो आपने एडियाबैटिक चेंज में the formula of work done P1V1 minus P2V2 upon gamma minus 1. P1V1 are the initial pressure and volume, and P2V2 are the final pressure and volume. And the next formula in adiabatic change, mu r delta t upon gamma minus 1, या डेल्टा टी को वी कैन राइट T1 माइनस T2। तो अब यहाँ पर देखिए जरा, कह रहा है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, नन ऑफ एबव। वर्क डन जो है वो चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वो चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। सो राइट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका होगा थर्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, अ मोनो एटॉमिक गैस गामा की वैल्यू है 5/3 इज सडनली कंप्रेस्ड to 1/8 of its original volume adiabatically, then the pressure of gas will change to। यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस पे अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में टर्म कोई रिलेशन आ रहा है तो वो पी वी की पावर गामा इज इक्वल कॉन्स्टेंट। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we can write this formula P1V1 गामा इज इक्वल P2V2 की पावर गामा, और यहाँ से आपको चेंज क्या करना है, यहाँ से आपको P2 कैलकुलेट करना है। तो P2
V1 V, and volume will become V by 8, value of gamma 5 by 3, P2 P1 2 की पावर 3 5 by 3, P2 is equal 32 P1. Now pressure will become 32 times of initial pressure, so the option is 4 correct. Okay, क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 29 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. कह रहा है इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. आपको नॉट ट्रू निकालना है, मतलब कौन इनकरेक्ट है. कह रहा है इन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपका प्रोसेस सिस्टम इंसुलेटेड होगा सराउंडिंग्स, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में किसी प्रकार का कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो पाएगा. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है. कह रहा है इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. आइसोकोरिक प्रोसेस में V कांस्टेंट होता है. आइसोकोरिक प्रोसेस में V कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है. तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया. फिर आगे भी चेक कर लेते हैं. इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है. इन ये एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे इनकरेक्ट निकालना था और उस हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड होगा. क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा व्हेन एन आइडियल diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat energy supplied with which increases the internal energy of the gas. Constant pressure. यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रहा है वो आइसोबारिक है, और आइसोबारिक पे अगर Q आपको लिखना है तो म्यू Cp डेल्टा T. चेंज इन इंटरनल एनर्जी म्यू Cv डेल्टा T. Q अपॉन डेल्टा U, Cp अपॉन Cv, Q अपॉन डेल्टा U, Cp अपॉन Cv. डायटोमिक गैस के लिए जो Cp अपॉन Cv होता है, डायटोमिक गैस के लिए वो आपका होता है 7 अपॉन 5 आपका होता है. तो 7 अपॉन 5, तो यहाँ से डेल्टा U बराबर हो जाएगा 7 अपॉन 5 Q. सॉरी, ये आपका होगा 5 अपॉन 7 Q. ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा था कितना फ्रैक्शन होगा, तो वो आपका 5 अपॉन 7 होगा. तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा अ मोनो एटॉमिक गैस इज सप्लाइड द हीट Q वेरी स्लोली कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट. The work done by the gas will be. We can know first law of thermodynamics. In this problem, we want to calculate work done. Delta W is equal delta Q minus delta U one minus delta U upon delta Q. प्रेशर कांस्टेंट है. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबारिक प्रोसेस होगा, और अगर आइसोबारिक प्रोसेस है बच्चा, तो अभी आपको बताया गया कि जो म्यू डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी म्यू Cv डेल्टा T, और ये म्यू Cp डेल्टा T. ये कैंसिल हो गया. अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हीट सप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है, Q हो रही. तो वी कैन राइट Q हेयर, और ये आपका आया Cv अपॉन Cp. फॉर मोनो एटॉमिक गैस, Cp अपॉन Cv इज इक्वल 5 अपॉन 3. तो Cv अपॉन Cp 1 माइनस 3 अपॉन 5, इट इज 2 अपॉन 5. तो करेक्ट आंसर इज 2 अपॉन 5 Q. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 32 करें इन द गिवन VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड प्रेशर P1 एंड P2. आइडियल गैस इक्वेशन PV ओवर म्यू RT, म्यू नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज VT ग्राफ. तो यहाँ से P बराबर म्यू R अपॉन V अपॉन T. तो जो प्रेशर है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लोप, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लोप, क्योंकि V अपॉन T एक तरह से VT ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा. और स्लोप अगर कम होगा, मतलब स्लोप कम होने का मतलब थीटा अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे जा रहे हैं. तो आप देख रहे हो P1 के लिए थीटा 1 ये दे रखा है और P2 के लिए थीटा 2 ये दे रखा है. तो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2. तो थीटा 1 अगर छोटा होगा तो इसका स्लोप भी निकालना क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी कंपेयर टू P2 ग्राफ. तो यहाँ पर P1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा. P1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा. सो राइट आंसर इज 4th. तो आपका चौथा ऑप्शन सही हुआ. ओके. क्वेश्चन नंबर 34 मैच करना बच्चों. करें व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड अप देन अपरेंट वेट. तो जब यहाँ पे अप की बात की जाए तो यहाँ पर जो अपरेंट वेट होता है mg प्लस a होता है, ये फार्मूला होता है. ठीक. और जब यहाँ पर लिफ्ट एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे जो अपरेंट वेट होगा उसका फार्मूला होगा mg माइनस a. और यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ के लिए r बराबर जो अपरेंट वेट है वो mg के इक्वल होगा. और लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग. अगर लिफ्ट फ्री फॉल करेगा तो a बराबर क्या होता है, g होता है. और लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन पर आएगा तो अगर ये फार्मूला जो दे रहे हो, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे m g माइनस a की जगह क्या पुट कर दिया, g पुट कर दिया, तो आपका जो वेट होगा वो बिकम्स 0. ओके. अब हम लोग कर लेते हैं. देखो एक्चुअल वेट क्या होता है, mg होता है. एक्चुअल वेट क्या होता है, mg. और यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है. तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो आपका जो अपरेंट वेट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पहले से. तो a का आपका q सही होना चाहिए. ठीक है ना. अब चलो b की बारी है. b यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रही है. डाउनवर्ड डायरेक्शन पे देखो माइनस लगा, मतलब एक्चुअल वेट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और ऐसा आपका p पे लिखा हुआ है. ठीक है. c पे देखते हैं. वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे. जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो जो अपरेंट वेट है और जो एक्चुअल वेट है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है. तो ये आपका s पे लिखा है, तो ये c का तो s के साथ मैचिंग हो गई. अब मैं d की बात करता हूँ. तो d पे मैंने अभी आपको दिखाया कि अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और ऐसा कहाँ पे लिखा है, r पे लिखा है. तो ये राइट मैचिंग हो गई कॉलम 1 और कॉलम 2 की. अब देखते हैं ऑप्शन पे, किस ऑप्शन पे लिखा है, a का q, b का p, c का s, d का r. अब पहले ही ऑप्शन पे आप देखो यही मैचिंग की गई. तो यहाँ का पहला ऑप्शन सही हो गया इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर f. अगर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना हो 36, 64, 100, तो ये आएगा √200 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10√2 न्यूटन. ये आपका आया. एक्सीलरेशन आपका क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मास निकालना है. मास आपका हो जाएगा मॉड f अपॉन a 10√2 अपॉन 1. तो योर करेक्ट आंसर इज 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं. करा अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is suspended by a spring balance on a inclined plane as shown in figure. The spring balance measure. देखो ये जो बॉडी है इसका जो वेट है वो 5 kg है. अच्छा इंक्लाइंड पे रखा है. अगर इंक्लाइंड पे रखा होगा तो अलोंग द इंक्लाइंड जो वेट का कंपोनेंट होता है वो होता है mg sin थीटा. mg sin थीटा. तो जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होगा, वो mg sin थीटा ही तो कैलकुलेट कर रहा होगा. तो जो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा वो करेगा mg sin थीटा. यहाँ पर हमें m और थीटा की वैल्यू पुट करनी है. m आपका गिवन है 5, g आपने 10 ले लिया और थीटा कितना दे रखा है 30. sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो जो मेजर करेगा स्प्रिंग बैलेंस वो मेजर करेगा 25 न्यूटन.
सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ए लिफ्ट एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ए। ये कोई एक लिफ्ट है जो ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रही है। अ मैन इन द लेफ्ट थ्रू अ बॉल अपवर्ड। एक इंसान है जिसने बॉल को ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर थ्रो किया और ए नॉट इज लेस देन ए। देन द एक्सीलरेशन ऑफ बॉल ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विच इज ऑन द अर्थ। जो ऑब्जर्वर है वो अर्थ पर है। अच्छा, जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को ये बॉल ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है तो वो इस लिफ्ट को देख रहा है जो कि कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बी डी बनाऊँ तो ये ए होगा और ये क्या हो जाएगा, ए नॉट होगा। तो यहाँ पे जो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा वो ए माइनस ए नॉट मिलेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो ये आपका एक्सीलरेशन ऑफ बॉल होगा फॉर द ऑब्जर्वर या विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। और अगर आंसर मैच किया जाए तो आंसर मैच किसी मैच नहीं हो रहा है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करा सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट अ रेट dm upon dt alpha v where m is the mass, v is the velocity of satellite and alpha is a constant, what is the retardation of satellite। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि जो आपका फोर्स होता है, अगर आपका मास वेरिएबल है तो फोर्स बराबर v इंटू dm अपॉन dt। जब आपका मास वेरिएबल हो, यहाँ पे जो मास है dm अपॉन dt अल्फा v दे रखा है, तो f आपका हो जाएगा अल्फा v स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन अल्फा वी स्क्वायर, ये रिटार्डेशन हुआ अल्फा वी स्क्वायर अपॉन एम, अल्फा वी स्क्वायर अपॉन एम। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 39 करा बॉडी ऑफ वेट 2 kg इज सस्पेंडेड एज सोन इन द फिगर, द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इन किलोवाट इन केजी वाट। तो बेटे जो आपको T1 कैलकुलेट करके बताना है वो न्यूटन में नहीं बताना, केजी वेट में ही बताना है। तो अपने को यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। इस स्ट्रिंग पे टेंशन कितना होगा, T होगा। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होने वाला है, 30। अगर इस T को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाए तो ये T साइन 30 होगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस के साथ आता है, T कॉस 30 होगा। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आपका जो T1 होगा वो T cos 30 होगा और जो आपका T sin 30 होगा वो 2 होगा। तो आपका T यहाँ से 4 kg वेट आएगा और इस T की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो T1 आपका हो जाएगा 4 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 kg वेट आएगा। और ऐसा कहाँ पे लिखा है, 2√3, थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। तो अपना सही आंसर क्या है, थर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 करें वन एंड ऑफ अ मासलेस रोप विच पासेज ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली P is tied to a hook C while the other end is free, maximum tension that the rope can bear is 360 न्यूटन। ये जो रोप है वो मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकती है, 360 न्यूटन। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। करें विथ व्हाट वैल्यू ऑफ मिनिमम सेफ एक्सीलरेशन कैन अ मंकी ऑफ 60 kg मूव डाउन ऑन द रोप, मूव डाउन ऑन द रोप। ओके, तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि जो मंकी है वो मूव डाउन करेगा, तो अगर BD बनाया जाए, ये टेंशन वेट कहाँ लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा। और अगर इसका मैं नेट फोर्स निकालूं तो ये mg माइनस टी होगा, mg माइनस टी होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, m इंटू ए, m इंटू ए। और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट की जाए 60 इंटू 10 माइनस 360, 60 इंटू ए इट इज़ 240 एंड ए इक्वल हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना सही जवाब है आपका थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो अपना थर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अब two particles of mass m each are tied at the end of a light string of length 2a. The whole system is kept on the frictionless horizontal surface with the string held tight so that each mass is at a distance a from the center p. Okay. Now the midpoint of the string is pulled vertically upward with a small but constant force F. As a result, the particles move towards each other on the surface. The magnitude of acceleration when the separation becomes 2s. बच्चों जब इसको एक कांस्टेंट फोर्स F से वर्टिकली क्या करते हैं हम लोग, पुल करते हैं, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. अच्छा, अगर इसको पुल करेंगे तो जो आपका स्ट्रिंग होगा वो इस नेचर का हो जाएगा, और यहां पर जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो F लगेगा, और अब जो सेपरेशन होगा ये x होगा और ये भी क्या होगा, x होगा. अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है अब ये इधर आ गया, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो a होगी और ये वाली लेंथ क्या होगी, a होगी. वेट की वजह से यहाँ पे टेंशन भी लग रहा होगा T, और ये एंगल हम लोगों ने एज्यूम कर लिया थीटा. ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया. अगर टेंशन को हम लोग रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन पे T cos थीटा. अच्छा, इस टेंशन को भी अगर रिजॉल्व करेंगे तो T cos थीटा आएगा. अब ये पूरा का पूरा अगर FBD देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन पे क्या दिख रहा है, F दिख रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे उसके अपोजिट T cos थीटा प्लस T cos थीटा दिख रहा है. तो हम लिख सकते हैं F बराबर 2T cos थीटा. अगर मैं किसी एक की बात करूं कि अगर किसी एक पार्टिकल का मास है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखेगा आपको वो T sin थीटा दिखेगा. तो जो एक्सीलरेशन होगा वो T sin थीटा अपॉन m होगा. मास m दे रखा है. अगर यहां से T की वैल्यू देखी जाए तो T बराबर आएगा F अपॉन 2 cos थीटा. इस वैल्यू को यहां पे पुट किया जाए T की जगह पर तो F अपॉन 2m साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा. और यहां से इस फार्मूले से देखो, अगर ये मैं इस तरह बना देता हूं, ये a हो गया, ये x हो गया, ये थीटा हो गया, और ये आपका आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहां से tan थीटा बराबर क्या आएगा, tan थीटा बराबर आएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. tan थीटा आएगा tan थीटा आएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो जब tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो f अपॉन 2m x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब मैं देखता हूँ ये कहाँ पर ऐसा ऑप्शन लिखा है, ए नहीं, ये गलत हो गया. हाँ, ये सेकंड ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका जो सही जवाब है वो सेकंड है. क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब क्या है आपका, सेकंड है. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चा ये. क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि टू masses A and B of 10 kg and 5 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table as shown. The coefficient of static friction of A with table is 0.2. मतलब यहाँ पे जो coefficient of friction है वो 0.2 है. The minimum mass of C that may be placed on A to prevent from the moving. अच्छा, ये जो सिस्टम चलेगा तो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा, और इसी वेट की वजह से स्ट्रिंग पे आपका क्या आएगा, टेंशन आएगा, और ये टेंशन इसको क्या करेगा, आगे की ओर मूव कराएगा. लेकिन इस पर ये कांटेक्ट पर है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि इंटेंडेड मोशन तो इस डायरेक्शन पे, तो ये फ्रिक्शन लग रहा होगा. अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो टोटल मास क्या हो जाएगा, अगर टोटल मास की बात करूं तो टोटल मास ma प्लस mc होगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो होगा म्यू ma प्लस mc इंटू जी. ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, म्यू इंटू मास इंटू जी. और ये जो प्रिवेंट करने वाली कंडीशन है ये क्या है, mg. अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो आपका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और ये मूव नहीं करेगा. तो उसके लिए मैंने इसको किसके, mg के बराबर कर दिया, mbg के बराबर किया एक्चुअल में, b क्योंकि लटक रहा है. म्यू ma प्लस mc इंटू जी. अच्छा, g से g कैंसिल हो गया तो म्यू आपका आएगा mb अपॉन ma प्लस mc
म्यू की वैल्यू क्या गिवन है 0.2, एम बी क्या गिवन है एम बी, यहाँ पे एम बी टू, हाँ एम बी आपका दे रखा है 5 kg, ओके। एम ए कितना गिवन है आपका, एम ए आपका 10 और ये हो गया एम सी। क्रॉस गुणा कराएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ये 2 आता है प्लस 0.2 एम सी आएगा, बराबर क्या हो गया 5.2 मास ऑफ ब्लॉक सी, ये 3 अपॉन 0.2 और ये आपका आएगा 15 kg। तो जो मास ऑफ सी ब्लॉक होगा वो कितना होगा 15 kg होगा। तो 42 का आपका जो सही जवाब है आपका बच्चा वो आपका फर्स्ट है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, कह रहा है ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन थीटा ऑफ लेंथ एल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज। और यहाँ पे बच्चों जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है उसका फ्रिक्शन दे रखा है, जब यहाँ से उसने स्टार्ट किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, ये थीटा दे रखा है और ये जो लेंथ दे रखी है वो एल दे रखी है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन होता है तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है ए जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव कर रही हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2as, यू आपका 0 हो गया, 2 ए की जगह वैल्यू रखी गई जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और बेटा यहाँ पे जो एस है जो लेंथ है वो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ के बराबर होगा, तो यहाँ से v इक्वल आ जाएगा √2gl साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आपका आंसर होगा, ओके। चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन पे लिखा है, और ऐसा आपका सेकंड ऑप्शन पे लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड ऑप्शन से होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि असर्शन और रीजन है, कह रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बॉडीज आर इन मोशन। भैया अगर एक मेज है, ये आपका टेबल है, और यहाँ पे अगर कोई एक ब्लॉक रखा है, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पर होगा और उस पर रिएक्शन कहाँ होगा अपवर्ड डायरेक्शन पर होगा, तो यहाँ पर तो ये रेस्ट पर है तभी तो उस पर रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए ये कंडीशन नहीं बनती है कि बॉडी मोशन पर ही हो, बॉडी मोशन पर हो या रेस्ट पर हो, वहाँ पर हमेशा दोनों कंडीशन पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। तो आपका रीजन असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि रीजन आपका बोला जा रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। हाँ बिल्कुल सही है कि जो न्यूटन्स जो फोर्स होता है वो सभी टाइप के फोर्सेस के लिए होता है, ओके। उन्होंने बोला भी था कि नेचर में कोई भी जो फोर्स होगा वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं होगा, हमेशा जो फोर्स का नेचर होता है वो पेयर पे आता है। तो ये आपका रीजन सही हो गया। तो आपका असर्शन गलत है और रीजन क्या है, सही है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का सिस्टम इज गिवन 300 कैलोरीज ऑफ हीट एंड इट डज 600 जूल्स ऑफ वर्क, हाउ मच डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे देखिए अगर मैं हीट की बात करूँ तो हीट का यूनिट जो दे रखा है वो कैलोरी दे रखा है, और जो आपका वर्क का यूनिट दे रखा है वो जूल दे रखा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला गया है कि क्यू, यू और डब्ल्यू इन तीनों के जो यूनिट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले अपना जूल में आंसर दे रखा है, इस वजह से कैलोरी को अपन लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे जूल में। और कैलोरी को जूल में चेंज करना पता है कि 4.18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन जो डी क्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो 300 इंटू 4.18, तो ये आपका आ जाएगा इतने जूल आ गया, ठीक है ना। और आपका वर्क कितना दे रखा था, डी डब्ल्यू 600 जूल दे रखा था। आपको डी यू निकालना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका यहाँ से डी यू बराबर हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू आपका क्या दे रखा है 1254 माइनस 600, और योर आंसर इज 654 जूल, ओके। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 46. A thermally insulated vessel contains an ideal gas of molecular mass m and ratio of specific heat gamma. It is moving with speed v and is suddenly brought to rest. Assuming no heat is lost of the surrounding, its temperature increases by. बच्चा इंसुलेटेड है और आइडियल गैस है, मॉलिकुलर मास क्या दे रखा है, m दे रखा है, मतलब यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है।
और स्पेसिफिक हीट का रेशियो जो दे रखा है वो गामा दे रखा है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे हाफ mv², और ये आपका इक्वल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 1 है तो CV डेल्टा टी हो जाएगा, और जो CV होता है वो होता है R अपॉन गामा -1। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए R अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा टी, अपने को क्या निकालना था, टेम्परेचर इंक्रीज, तो डेल्टा टी यहाँ से क्या आएगा बच्चों, गामा -1 अपॉन 2R mv², ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे दे रखा है ऐसा, गामा -1 2R mv², फोर्थ ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCA as shown in the figure. If the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule, the work done by the gas in this process CA। देखो बच्चा, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये एक्सिस वॉल्यूम एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वॉल्यूम है, और ये एक्सिस प्रेशर एक्सिस है। तो जो माइनर मिस्टेक होगी वो यहाँ पे होगी, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली, कोई नेसेसरी नहीं है, मोस्टली रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कभी भी कोई भी प्रोसेस में जो पीवी ग्राफ होता है, अगर वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो देखो ये BC जो ग्राफ है उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। WBC क्या हो गया, 0 हो गया। अपने को WAB कैलकुलेट करना है, और जब WAB की बात करेंगे तो हम लोग इस तरह चेक करेंगे। तो WAB की बात करें तो अगर इसका एरिया निकालना है तो बच्चा ये वाला तो पूरा 10 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो ये आपका 1 आएगा। तो WAB आपका 10 इंटू 2 - 1, तो ये आपका 10 आया WAB। WCA कैलकुलेट करना, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा जाए, ये आपका होता है। और आपका जो PV ग्राफ बना रहा है वो साइक्लिक प्रोसेस दिखा रहा है, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए DU आपका क्या होता है, 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए DU आपका क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो DQ होगा वो DW के बराबर होगा, और DW मतलब टोटल वर्क, तो WCA प्लस WAB प्लस WBC। DQ कितना हीट सप्लाई किया गया, वो 5 जूल सप्लाई किया गया, तो ये 5 हो गया। WCA कैलकुलेट करना है, WAB हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 10, और WBC आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से WCA आपका क्या आएगा, माइनस का 5 जूल आएगा। WCA कितना आएगा, माइनस का 5 जूल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, असर्शन कह रहा है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन और बाय द गैस इन दिस प्रोसेस, और कह रहा है टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की जाए तो DQ DU प्लस DW, DQ आपका 0 हो गया, ये आपका आया कि नहीं आया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन बाय द गैस या ऑन द गैस, हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहला वाला असर्शन तो सही हो गया। अब देखो जरा, अगर हम DW की बात करें तो अगर हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर चेक करें तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे आपका DW का जो साइन होगा वो प्लस आएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे DU आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, और इसका मतलब हो गया जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। माइनस आ रहा है मतलब आपका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो आपका टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करें जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन पे जो DW होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव लगा है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है कि आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। और ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में हो रही है। आप देख रहे हो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होता है, चेंज होता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेंट रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। असर्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो असर्शन आपका सही है, लेकिन रीजन आपका क्या है, गलत है। तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर। द वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द गैस इज। आइसोथर्मल प्रोसेस पे जो वर्क डन है म्यू RT,
log V2 upon V1, mu number of moles 1 mole, R gas constant 8.31, temperature 300 Kelvin, log, और यहाँ से 300 इंटू ln2, ये ln2 है और इसकी वैल्यू होती है 0.693, 8.31 इंटू 927, ये आया, और ये 16, ये लगभग आंसर आएगा आपका 1728 जूल। ओके, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मैच द कॉलम प्रोसेस पी एंड वी। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए स्लोप बताना है। आइसोकोरिक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस पे आपका ये आपका पीवी ग्राफ होता है, थीटा 90 होता है, तो जो स्लोप होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए है, तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। फिर अगर दूसरे की बात करें आइसोबारिक, तो आइसोबारिक की बात की जाए तो ये आपने ग्राफ पढ़ा होगा और यहाँ पे थीटा 0 है तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल पे पीवी और आरटी होता है या पीवी और कांस्टेंट होता है और इसको अपन लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने पर अपने को जो मिलता है डी अपॉन डी वो मिलता है -p अपॉन वी। ये आइसोथर्मल के लिए होता है। तो ये आपका सही हो गया सेकंड पे। और एडियाबैटिक की बात करें तो एडियाबैटिक पे पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है और इसको अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी अपॉन डी आपका आता है माइनस गामा पी अपॉन वी, ये, और उस हिसाब से आपका ये सही हो गया। मतलब आपका ए का कौन सा सही हो रहा है, फोर्थ सही हो रहा है। फोर्थ, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ए फोर्थ सही हो गया। बी का देखिए आप थर्ड ठीक है, सी का आपका सेकंड है और डी का आपका फर्स्ट, हाँ थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के सॉल्यूशन हुए आपके। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप इसी तरह धीरे धीरे आप टॉपिक को कंप्लीट करते रहिए और धीरे धीरे आपकी फिजिक्स में जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। बस आप लगातार न्यूलाइट के टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट करते रहिए और जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो देख के या आप सीधे अपना डाउट दूर कर सकते हैं टीचर्स के साथ बैठ के। चलिए अगले किसी वीडियो पे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, थैंक यू।